गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ परफेक्ट है? एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है और सब्जेक्ट जो है वो है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल। और ध्यान रखिएगा, जो चीजें इंफॉर्मेशन मुझे पता लगी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो पेपर होने का जो चांसेस है वो जनवरी के अंदर जो है 20 तारीख के आसपास जो है आपका पेपर होने के चांसेस है। तो पहला तो हमारे पास में अभी ये श्योर नहीं है, अभी ऑफिशियली आएगा, लेकिन जब तक इंटरनल पता लगा है तब तक उसके अकॉर्डिंग आपका 20 तारीख के लगभग जो है आपका पेपर है, उसके होने के चांसेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में ये है कि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी आपको जो है वो कंप्लीट आपका जो कोर्सेज है वो अपलोड कर दिया गया है। कंप्लीट कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है, आपने पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा। तो इस सेशन में जो हम बात करेंगे, जो हमारी लाइव क्लासेस चलेगी, उन लाइव क्लासेस के अंदर मैं आपको एक तो क्रैश कोर्स की फॉर्मेट में मैं आपको रिवीजन भी करा दूंगा और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको करा दूंगा। और रही बात, अगर हम बात करें तो आपके पास में एक और वैकेंसी आने के चांसेस है। अभी ये हमारे पास में आई डीसीएल के अंदर, टीसीएल के अंदर भी वैकेंसी आने के चांसेस है। टीसीएल का जो इससे पहले पेपर हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, आप सभी को पता है? किसी को पता है? अगर आप ऑनलाइन है तो एक बार जल्दी से बताओ। टीसीएल का जो पेपर हुआ था वो हमारे पास में पेपर इससे पहले हुआ था। कब, ध्यान रखना, 2022 के अंदर अराउंड जो है वो आपका पेपर हुआ था। और मैं उसके अंदर आपको बता भी देता हूँ, लेकिन उसमें जो मैंने पूरा पेपर चेक किए हैं, ठीक है। ये जो पेपर हुआ था हमारे पास में ट्रांसमिशन लिमिटेड के अंदर जो पेपर हुआ था, ये था 2022 के अंदर ही था अराउंड, है ना? 2022 के अंदर जो है ये हमारे पास में पेपर हुआ है। एक बार मैं इसकी डिटेल में जाकर देख भी लेता हूँ। हाँ, 2022 के अंदर हुआ था। 2022 के अंदर जो है आपका पेपर हुआ है ना। तो 2022 में इसमें जो टीसीएल की बात कर रहा हूं मैं, ये टीसीएल की बात कर रहा हूँ, डीसीएल की बात नहीं कर रहा हूँ। टीसीएल और डीसीएल लगभग सेम ही कंपनी है, बट उसमें माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन भी पूछे गए थे हर पेपर के अंदर, ध्यान रखिएगा। अभी आपका ऑफिशियल सिलेबस है, उन्होंने बोला है कि ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आपको देंगे, ठीक है, आपको बताएंगे कि ऑफिशियली सिलेबस क्या क्या रहेगा आपके पास में। लेकिन जब तक नहीं बताए तब तक जो है वो, अगर हम टीसीएल के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें, तो आपके पास में माइक्रो प्रोसेसर जो सब्जेक्ट है वो भी आपको पढ़ना जरूरी है आपके पास में, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो आज के सेशन में अपन शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन, पहला लेक्चर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल। और बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पता है हर एग्जाम के अंदर, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आता ही आता है हमारे पास में। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में पहले मैं अभी आपको कुछ रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे। तो अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर, देखो सबसे पहले हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है चार्ज। अगर आपसे बोल दिया जाए कि व्हाट इज द चार्ज, चार्ज क्या होता है हमारे पास में, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज हमारे पास में किसी भी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है हमारे पास में, फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। चार्ज क्या होता है हमारे पास में, प्रॉपर्टी होती है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स हमारे पास में। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से हम डिनोट करते हैं। चार्ज की जो यूनिट है वो हमारे पास में क्या होती है, वो कुलॉम हमारे पास में होती है। क्या होती है हमारे पास में, कुलॉम हमारे पास में होती है। और चार्ज जो है क्यू बराबर हम क्या लिखते हैं, क्यू बराबर एन इंटू ई। ये एन इंटू ई क्या है हमारे पास में, एन हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास में है, ये है एन हमारे पास में। एन हमारे पास में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होगा। और ई हमारे पास में क्या होगा, किसी वन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कुलोम। तो वन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कुलोम। आपको एग्जामिनर एग्जाम में क्या करेगा, एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा कि बताओ 1 कुलोम चार्ज में कितना हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 कुलोम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कुलोम चार्ज आपसे पूछेगा, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, इन 1 कुलोम चार्ज, 1 कुलोम चार्ज क्या होगा, 1 कुलोम चार्ज। तो वो हमारे पास में क्या रहेगा
देखो Q की वैल्यू हमारे पास में 1 है, नंबर ऑफ चार्ज निकालना है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में, तो E का डिवाइड कर दीजिए। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आ जाएंगे 1/e, और ये जो वैल्यू आप पुट करोगे ना 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 जो है वो हमारे पास में आएगा, -19 ऊपर जाएगा, एक पावर इधर लेकर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसके अंदर होंगे, ध्यान रखना 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर हमारे पास में रहेंगे। लेकिन अगर आपको यही पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में 2 कूलम्ब चार्ज में कितना होगा, तो यहाँ 2 कर दीजिएगा, तो इसका आप डबल कर दोगे। 5 कूलम्ब चार्ज में कितना होगा, तो आप यहाँ पर 5 आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसके अंदर है, 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर है। ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। अब आपको एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5 कूलम्ब चार्ज, क्या पूछेगा, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर इन 5 कूलम्ब चार्ज, 5 कूलम्ब चार्ज में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 Q इज इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला लगाना है। 5 कूलम्ब चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो ई का डिवाइड कर लो, तो एन इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई ई हमारे पास में आ जाएगा। 5 डिवाइड बाई ई, तो 5 इंटू क्या होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 10 कितना होगा, ध्यान रखिएगा 18, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आएगा 5, और यहां से कितना आ जाएगा 2, और ये आएगा 31, तो कितना आएगा 31.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में रिक्वायर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, ध्यान रखना अगर आपको किसी भी कूलम्ब चार्ज में पूछ लिया सॉरी, किसी भी फॉर्मेट में पूछ ले, कूलम्ब चार्ज में पूछ ले, तो आपको क्या करना है, उतने कूलम्ब चार्ज डिवाइड बाय ई करके आपको सॉल्व कर लेना है। जल्दी से बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कर लोगे? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कर लोगे? अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं चार्ज की, और चार्ज की अगर हम बात करें और हमारे पास में जो है वो कूलम्ब्स लॉ की बात ना हो या फेराडेज लॉ की बात ना हो, चलिए अगर हम बात करें यहां पर, चलिए तो सबसे पहले फेराडेज लॉ तो बाद में आएंगे, पहले अपन बात करते हैं यहां पर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जल्दी से बताओ कि अगर हमारे पास में क्या है, दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास में क्या है Q2 है। अगर दो चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, अगर d डिस्टेंस या r डिस्टेंस पर अगर हम रखते हैं एक दूसरे से, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, जल्दी से बताओ। कुलॉम्ब्स फोर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यही हमारे पास में क्या होगा, कुलॉम्ब्स फोर्स लो, क्या होगा कुलॉम्ब्स फोर्स लो। इसके ऊपर आपके पास में टीसीएल में क्वेश्चन आया था, तो डीसीएल के अंदर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुलॉम्ब्स फोर्स लो के ऊपर। कुलॉम्ब्स फोर्स लो क्या होता है, तो समझिएगा। वेन टू चार्जेस, अगर हम बात करें हमारे पास में कोई भी दो चार्ज हैं, तो वेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, then there will be the force, and which force is proportional to हमारे पास में product of charge and the inversely proportional to the square of distance of charge between the charge, है ना। तो यहां पर लिख देना, इसका स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, according to according to according to according to Coulomb's force law, Coulomb's force law, according to Coulomb's force law, when two charges when two charges are separated by are separated by are separated by distance d या distance r, are separated by distance r, then there will be there will be there will be force exerted या force between them लिख देना, force between them which is proportional to हमारे पास में क्या होगा, product of charge and inversely proportional to square of distance between them। और ये जो प्रोपोर्शनल साइन अगर आप हटाएंगे यहां से, तो यहीं से निकल कर आता है कि f की जो वैल्यू होगी
वो हमारे पास में होगी के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास में कुलॉम्स फोर्स लॉ का स्टेटमेंट। ये के हमारे पास में क्या आएगा, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, इसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और ये क्या होगा हमारे पास में फेरेड पर मीटर। ये क्या होगा ध्यान रखना, परमिटिविटी, परमिटिविटी कहां पर, इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हमारे पास में रहेगी। तो यहां से आप इसकी वैल्यू जब पुट करोगे ना, ये वाली वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व करना, 9 × 10⁻⁹ आएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, 9 × 10⁻⁹ हमारे पास में रहेगा। इसमें अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर 9 × 10 इसको सॉल्व करोगे तो आपसे पूछेगा इसकी यूनिट क्या होगी। ध्यान रखना, इसकी यूनिट पूछ ले तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो मीटर का स्क्वायर और डिवाइड बाय कुलोम का स्क्वायर, है ना, क्योंकि चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 है। तो के की यूनिट जो होगी, ध्यान रखना, यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कुलोम स्क्वायर। ये यूनिट पूछी गई है बहुत बार आपको एग्जाम्स के अंदर कि बताओ के की जो यूनिट है वो हमारे पास में क्या होगी। तो के की यूनिट भी आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड, जो पूछा गया था लास्ट टाइम, इस तरह का एग्जांपल आपको पूछा गया था कि दो चार्ज हैं, एक हमारे पास में 8 कूलॉम का चार्ज है और दूसरा हमारे पास में क्या है, 6 कूलॉम चार्ज है। 6 कूलॉम चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास में 2 मीटर है। तो आपसे पूछा था कि बताओ फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम, फाइंड फोर्स बिटवीन देम, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, फोर्स कितना होगा, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताना है। चलिए बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। तो अगर आपको फोर्स पूछेगा तो फोर्स क्या आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय हमारे पास में क्या होगा, आर स्क्वायर। के जो होगा वो होगा 9 × 10⁻⁹ होगा। Q1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 8 होगी। Q2 कितना होगा, 6 होगा, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। ध्यान रखना, यहां पर अगर सेंटीमीटर में दे दे तो उसको मीटर में जरूर कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, अगर आप सॉल्व करेंगे यहां से तो आएगा 9 × 10⁻⁹। इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 2 से कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 108 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो ये हमारे पास में आंसर आएगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो है आपको एग्जामिनर एग्जाम में बनाएगा, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम क्या करें कि दो चार्ज हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको डिस्टेंस को क्या करें, डबल कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप इसको डबल करोगे डिस्टेंस को तो क्या होगा हमारे पास में, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो मतलब फोर्स क्या होगा, 1/4 हमारे पास में हो जाएगा, डिवाइड में आ रहा है। अगर वो बोलेगा कि अगर हम बोथ चार्जेस को भी डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें, अगर दोनों चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस को डबल कर दें तो फिर फोर्स सेम रहेगा। कैसे बताओ, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स तो मिलाकर ऊपर 4 आ गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या रहेगा, फोर्स हमारा सेम रहेगा। तो इसी तरीके से
ये एग्जामिनर यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो घुमाएगा। लैंग्वेज में क्या करेगा, कभी इसको डबल करेगा, कभी इन दोनों को डबल करेगा, कभी ओनली चार्ज को डबल करेगा। बट हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, कैसा भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाए तो आप बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो एक बार जल्दी से बताओ, कर लोगे इस टाइप का एग्जाम्पल? एक बार जल्दी से यस करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर लोगे। नेक्स्ट, तो ये था हमारे पास में कुलोम्ब्स फोर्स लॉ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट हमारे पास में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास में करंट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, करंट। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है हमारे पास में? तो करंट जो है वो होता है हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। लेकिन ये ध्यान रखना, ये इम्प्रॉपर डेफिनेशन है। जैसे मानकर चलिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टर है, और इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में, इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इस कंडक्टर में क्या करेंगे, बाहर से अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अगर हम लगाएं तो ये प्लस होगा, सप्लाई का बैटरी का प्लस यहां से होगा, ये बैटरी का माइनस होगा। ये माइनस इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में मूव होंगे। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव होंगे तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो हम बोलेंगे, लेकिन चार्ज का कहां पर फ्लो, ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारे पास में क्या होगा, चार्ज का फ्लो तो होना चाहिए, लेकिन कहां पर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसलिए हम करंट क्या बोलेंगे, करंट हमारे पास में क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। तो यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे, करंट की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। तो इसका मतलब करंट हमारे पास में क्या हुआ, रेट। रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो डी क्यू बाई और डी टी। तो यही हमारे पास में क्या होगा, करंट होगा। ये कब होगा, ध्यान रखना, जब टाइम वेरिंग हमारे पास में होगा। लेकिन स्टैटिक में अगर मैं बात करूं तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस लाइक क्यू बाई टी। क्यू बाई टी भी आप लिख सकते हो इसी को, है ना, जब हमारे पास में स्टैटिक चार्ज होगा तब। तो क्यू की जगह अभी मैंने आपको बताया था एन इंटू ई डिवाइड बाई टी, एन इंटू ई डिवाइड बाई टी। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा किसका, करंट का। बाकी यूनिट तो आपको पता होगी, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। करंट की यूनिट हमारे पास में क्या होगी, एम्पियर हमारे पास में रहेगी। तो यहां से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल आपको इस तरह का पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल आपको इस तरह का पूछा जाएगा, मैं यहीं पर देता हूं आपको। एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इफ 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट flows for 4 second, then find number of electron। चलो इसको सॉल्व करके बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको क्लास की जो पीडीएफ है ये आपके पास में आफ्टर 1 आवर, जैसे आपकी क्लास खत्म होगी उसके 1 आवर में ये जो पीडीएफ और लेक्चर जो है वो आपको अलग से फोल्डर आपके में मिल जाएगा और वहां पर अपलोड हो जाएगा ना, ताकि आप जो नोट्स में अगर कुछ छूट जाए कोई पॉइंट तो आप उसमें वहीं से आप एड ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है तो हमें इतना नॉर्मल स्पीड से चलना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, स्पीड तो नहीं लग रही है ना आपको? अगर किसी को स्पीड लग रही हो तो बता देना। इतनी स्पीड से हम चलेंगे तो बहुत आसानी से जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले। स्पीड सही है? और इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दो जल्दी से।
चलिए, ठीक है। हाँ, ये वीडियो मिल जाएगा आपको ना, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो जो है वो आपको वीडियो और पीडीएफ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक नया फ़ोल्डर आपके पास में जो है वो बन जाएगा। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग वाला एक ऐसा ही कुछ फ़ोल्डर बनेगा, उसमें आपको पीडीएफ सहित आपको मिल जाएगा दोनों चीज़ें, है ना? चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें पूछेगा तो देखो करंट कितना है? 5 एम्पीयर करंट है। चार्ज हमारे पास में N इंटू ई लिख दीजिए, कितने सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है? 4 सेकंड के लिए। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 20 आ जाएगा। N इंटू ई, तो ई का डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास में 20 डिवाइड बाई ई। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 20 को 6.25 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 10 टू द पावर 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाई ई हमारे पास में आंसर होगा। ई की जगह अभी मैंने आपको बताया था 6.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, मतलब 10 टू दी पावर 18 हमारे पास में, तो वो पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इस टाइप का एग्जाम्पल भी आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर दे सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला हमारे पास में क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म होगी हमारे पास में पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा? पोटेंशियल। अगर आपसे बोल दिया जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास में, तो समझिएगा। अगर मान लो ये कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम चार्ज हमारे पास में है, और ये कहां पर है? एट इनफाइनाइट पर है। कहां पर एज्यूम कर रहे हैं हम? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर हमारे पास में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर हमारे पास में कोई भी पॉइंट ए हमारा है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर कहां तक लाने पर, इस पॉइंट ए तक लाने पर जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क क्या होगा हमारे पास में? वही वर्क जो है वो होगा हमारा पोटेंशियल। समझिएगा, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट दैट पॉइंट। तो इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट को कहां पर लाने के लिए? ए पर लाने के लिए जो वर्क डन होगा, वही हमारे पास में क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो अगर आपको कभी भी पोटेंशियल के बारे में अगर पूछ लिया जाए, तो आप क्या लिखोगे? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, work done in moving a unit positive charge from infinite to at that point, infinite to at that point is called, at that point is called potential, एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमारे पास में क्या होगा? वर्क डन हमारे पास में रहेगा इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर लाने के लिए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल जो होगा वो वर्क डन डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में? वर्क डन डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में? चार्ज। वर्क डन डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में? चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या होगी? आप इसी को लिख सकते हो, W डिवाइड बाय Q हमारे पास में होगा, पोटेंशियल होगा। इसकी यूनिट क्या होगी? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, DW बाय DQ भी लिख सकते हो। डिपेंड करता है टाइम वेरिंग है या नहीं है। चलिए, टाइम डिपेंडेंट है तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू लिखेंगे, नहीं है तो डब्ल्यू बाई क्यू लिखेंगे ना। यहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है? वर्क। वर्क यूनिट क्या होती है हमारे पास में? जूल। जूल पर कुलोम, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी जो यूनिट होती है ना पोटेंशियल की, पोटेंशियल की यूनिट होती है हमारे पास में जूल पर कुलोम। ठीक है, क्या होगा? जूल पर कुलोम। या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को हम वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? वोल्ट भी हम उसको बोलकर चलते हैं। तो जूल पर कुलोम भी आप लिख सकते हो, और इसी की यूनिट जो है आप क्या लिख सकते हो? आप वोल्ट भी आप लिख सकते हो। तो आपको एग्जामिनर एग्जाम में वर्क दे देगा, चार्ज दे देगा, पूछेगा पोटेंशियल कितना होगा। तो वर्क डिवाइड बाय चार्ज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल। तो आप यहां से पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सभी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बार सारा मैं आपको रिवीजन कराता हूं, देन उसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर, अब होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है हमारे पास में?
पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना, पोटेंशियल अलग होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है हमारे पास में। पोटेंशियल अलग होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है हमारे पास में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मानकर चलो ये रेजिस्टेंस है, मैं बात कर रहा हूं यहां का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, और यहां का जो पोटेंशियल है ये ए और ये बी है। यहां का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा? दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट पोटेंशियल। ये जो दो पॉइंट है, इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का जो डिफरेंस आता है ना, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट पोटेंशियल, है ना। तो यहां पर लिख देना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन potential of potential of 2 point difference between potential of 2 point is called potential difference, is called potential difference। क्या होगा हमारे पास में? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में रहेगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पर वी ए बी लिखना होगा कभी भी आपको, तो वी ए में से आप वी बी को माइनस कर देना। तो यहां से क्या होगा? 10 में से 6 को माइनस कर दो, तो 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 4। तो यही हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वो भी वोल्ट ही होगी। यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि वोल्ट में से वोल्ट को माइनस करोगे तो वोल्ट ही बचेगा। तो यूनिट वोल्ट होगी, लेकिन ध्यान रखना दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल आपको ये बात करूं यहां पर, फॉर एग्जांपल ऐसा हो हमारे पास में कि ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ का जो पोटेंशियल है ये प्लस का 10 वोल्ट है और ये हमारे पास में माइनस का 4 वोल्ट है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ वी ए बी कितना होगा, ध्यान रखना ए बी पूछेगा ना, तो ए में से बी का वोल्टेज माइनस करना होगा। तो ए का वोल्टेज तो 10 है, माइनस करना होगा बी का वोल्टेज -4 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा? 14 वोल्ट हमारे पास में आएगा। तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होगा हमारे पास में? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं यहां पर अगर आपसे बोल दिया जाए, आप ही मुझे आंसर बताएंगे। ये ग्राउंड है और आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। तो बता सकते हो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? वी ए कितना होगा? या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें, यहां पर आपको दे दिया जाए कि -4 वोल्ट है और आपसे बोल देगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। तो बताओ यहां का पोटेंशियल कितना होगा? वी ए का पोटेंशियल। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन बोल दें, प्लस का 4 वोल्ट है, वी ए कितना होगा जब यहां पर 10 वोल्ट है? जल्दी से आंसर बताओ, इन तीनों के पोटेंशियल बताओ। एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे।
चलिए, नहीं बताया आंसर? कुछ तो बताओ यार। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितना वोल्टेज जो कि दोनों का डिफरेंस 10 वोल्ट हो तो ऑब्वियसली आपके पास में ये होता है ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स क्या होता है? 0। तो 10 में से 0 जाएगा तो ही तो 10 आएगा। तो इसका मतलब 10 यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ -4 है, अब वहां का वोल्टेज कितना हो कि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ जाए हमारे पास में? डिफरेंस 10 आ जाए। तो डिफरेंस 10 कब हो सकता है? जब ये 6 वोल्ट हो। क्योंकि देखो 6 में से -4 करोगे, मतलब 6 में से माइनस करोगे -4 को, तो 6 माइनस माइनस प्लस होकर 10 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 तब आ सकता है जब ऊपर वाले वोल्टेज जो है या ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना हो? 6 हमारे पास में हो। देखो यहाँ का +4 है तो ऊपर कितना होना चाहिए हमारे पास में? प्लस का 14। 14 वोल्ट होगा तो क्या होगा? 14 में से 4 जाएगा, 10 बचेगा। यानी कि एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आपको इतना सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको इतना सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको क्या करना है सुनना। यहाँ के वोल्टेज में ये ऊपर वाला साइन ले जाकर ऐड कर लो और वहां का पोटेंशियल लिख दो। क्या बोला मैंने? +4 में +10 को ऐड कर लो तो +14 हो जाएगा। -4 में +10 को ऐड कर लो +6 बचेगा। 0 में +10 को ऐड कर लो 10 बचेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ध्यान रखना, यहां का पोटेंशियल पता है तो यहां के साइन के साथ में इस नंबर को ऐड कर लो, ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। यहां पर जो पोटेंशियल पता है, यहां वाले साइन के साथ में ऊपर वाले को ऐड कर लो, नंबर पता लग जाएगा, है ना? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये तो एक सिंगल सोर्स का है। अभी आजकल एग्जाम में एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है? ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा। आपको बोल दिया जाएगा कि ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ का 6 वोल्ट है, यहाँ का 8 वोल्ट है, यहाँ का 4 वोल्ट है। आपसे पूछेगा बताओ फाइंड वी ए बी। फाइंड वी ए बी। वैसे आप इसको किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। केवीएल से भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमने केवीएल नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। क्या करेंगे कि हम यहां पर इस बी पॉइंट को हम ग्राउंड एज्यूम कर लेंगे कि ये ग्राउंड है। तो क्योंकि अगर ये ग्राउंड हो जाता है ना, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर से बता रहा हूं, समझना। अगर ये ग्राउंड हो जाता है ना, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास में ग्राउंड है। यहाँ का साइन +6 है तो यहाँ लिख दो +6। फिर +8 और कर दो तो ये हो जाएगा +14। में से -4 माइनस कर दो तो ये बचेगा +10। तो आंसर आ गया बस +10। क्या आंसर आ गया हमारे पास में? +10 वोल्ट। +10 वोल्ट आंसर। समझिएगा कैसे किया मैंने? फिर से बता रहा हूं कि यहां का हमारे पास में जो पोटेंशियल है उसको 0 एज्यूम कर लो। ये +6 है तो यहां +6 लिख दो। फिर ये +8 है तो 14 कर दो। 14 में से 4 माइनस कर दो तो 10 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। समझ में आ गया? हाँ, 10 वोल्ट एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को या तो आप केवीएल केसीएल से भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको। इस टाइप का एग्जांपल आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। आपको ये बोल दिया जाएगा कि ये हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स है, ये अनादर वोल्टेज सोर्स है, ये अनादर वोल्टेज सोर्स है, ये हमारे पास में प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है, और ये होगा प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है। यहां पर आपको ए पॉइंट दिया जाएगा, यहां पर आपको बी पॉइंट दिया जाएगा। यहां पर 8 वोल्ट आपके पास में रहेगा। ये 10 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा। आपसे पूछेगा बताओ फाइंड वी ए बी। फाइंड वी ए बी। चलिए बताएंगे वी ए बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में? वी ए बी की वैल्यू क्या होगी? इसी तरीके सॉल्व करके बताओ जल्दी से इसको।
चलिए क्या आंसर आ रहा है? 6 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, देखो यहां पर क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो आपको यहां पर क्या करना है, इसको ग्राउंड एज्यूम कर लेना है। ये -8 है, यहां -8 वोल्ट कर दो, +10 हो जाएगा तो ये 2 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि -8 + 10 कितना होगा 2, 2 + 12 कितना होगा हमारे पास में 14, 14 में 6 जाएगा कितना बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे गए हैं, रिसेंट एग्जाम जितने भी हो रहे हैं ना, इस टाइप का एक आध क्वेश्चन वो आपको पूछ ले रहा है। आप इनको केवीएल केसीएल से भी कर पाएंगे, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो ये हमारे पास में है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास में क्या होगा, एनर्जी। नेक्स्ट बोला जाएगा एनर्जी के बारे में। बताओ कि एनर्जी क्या होती है हमारे पास में, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है हमारे पास में। एनर्जी हमारे पास में क्या होती है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। चलिए, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो है वो हमारे पास में क्या होती है, एनर्जी हमारे पास में होती है। एनर्जी हमारे पास में क्या रहेगी, ध्यान रखना। एनर्जी जो होती है, एनर्जी आप यहां पर क्या लिख सकते हो, या वर्क भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। या एनर्जी से पहले पावर लिखते हैं, फिर एनर्जी पर हम आएंगे। पहले पावर लिख दो, फिर एनर्जी पर आते हैं। पहले पावर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एनर्जी पर आते हैं। पावर, व्हाट इज पावर। पावर हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में तो रेट ऑफ डूइंग द वर्क है ना, इनकी डेफिनेशन भी याद रखना। एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास में जो होगा वही क्या रहेगा, पावर। तो पावर क्या होगा हमारे पास में, वर्क डिवाइड बाय टाइम जो होगा वो हमारे पास में पावर होगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डी डब्ल्यू बाय हमारे पास में क्या होगा, डी टी भी लिख सकते हो। डी डब्ल्यू बाय डी टी भी आप इसको लिख सकते हो, पावर को। पावर देखो यहां पर पावर पी, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। डी डब्ल्यू बाई डी क्यू लिख देता हूं अलग से, ऊपर डी क्यू बाई डी टी लिख देता हूं। डी क्यू बाई डी टी तो होगा क्या, देखो यहां से डी क्यू से डी क्यू को आप कैंसिल कर लो, तो डिवाइड बाय आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी बचेगा ओनली। तो डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू हमारे पास में बचेगी। तो ये हमारे पास में फिर से यही फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन डी डब्ल्यू बाई डी क्यू अभी मैंने आपको बताया, इसी को अपन बोलते हैं वोल्ट, और इसको अपन बोलते हैं करंट। तो पावर पी जब भी अगर आपको निकालना हो, तो पावर पी जो है वी इंटू आई से आप निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो, पावर पी जो है आप वी इंटू आई से निकाल सकते हो। इसकी यूनिट जो होती है हमारे पास में वोल्ट इंटू एम्पियर, या फिर आप वोट लिख सकते हो ना, वोट भी आप लिख सकते हो, या फिर वोल्ट एम्पियर एक्चुअली अपेरेंट पावर की हो जाती है। लेकिन अभी हम डीसी के साथ में बात कर रहे हैं, पावर फैक्टर नहीं बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, एक्टिव पावर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास में क्या होगा, पावर होगा। पावर के बाद में हमारे पास में आएगा एनर्जी। क्या होगा हमारे पास में, एनर्जी, एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास में क्या होगा, एनर्जी हमारे पास में होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एनर्जी क्या होता है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क, कैपेसिटी या एनर्जी, या फिर आप इसकी जगह वर्क भी लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, वर्क भी लिख सकते हो। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो अगर हम बात करें यहां पर एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, E इज इक्वल टू होगा हमारे पास में पावर इनटू टाइम। क्या होगा हमारे पास में, पावर इनटू टाइम। तो पावर आप लिख दीजिए V I, और टाइम को लिख दीजिए T। तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होगा, जिसकी यूनिट होगी वोट इनटू सेकेंड, वोट इनटू सेकेंड। लेकिन बहुत बार एग्जामिनर जितनी बार क्वेश्चन पूछता है एनर्जी में, तो वो किलोवाट आवर के ऊपर पूछता है। इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, वोट को किलो में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो किलो वॉट आ जाएगा। बट सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड, 60 को फिर से मिनट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का और डिवाइड, तो दो बार डिवाइड करेंगे 3600 हो जाएगा वो। तो ये हमारे पास में होगा एनर्जी, और इसकी यूनिट होगी, ध्यान रखना, इस वाले में यूनिट होगी किलो वॉट आवर,
ये कब फॉर्मूला कब लगाना है? जब ये टाइम टी किस में दे रखा हो, सेकंड में। ध्यान रखना, टाइम टी जब सेकंड में दे रखा होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो यहां से आंसर आएगा किलो वॉट आवर हमारे पास में रहेगा। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे अब मान लो आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बोल देगा, आपसे बोल दिया जाएगा फाइव बल्ब, फाइव बल्ब ईच ऑफ ईच ऑफ 80 वोट is remain in on state, remain in on state for 8 hour per day, 8 hour per day. Find weekly energy consumptions. वीकली एनर्जी कंजप्शन। ध्यान रखना, इसको आप यूनिट भी बोल सकते हो ना, 1 किलोवाट आवर को इसको आप यूनिट भी बोल सकते हो। घर पर जो आपका एक यूनिट निकलता है ना, एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर ही होता है ना। यूनिट मतलब वो वाला यूनिट, ये वो वाली यूनिट नहीं। 1 यूनिट इक्वल टू, इसको आप 1 यूनिट लिख सकते हो। 1 यूनिट घर पर जो आप पावर कंज्यूम करते हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ ना। इसको यहां से हटा दो। चलिए, तो आप इसका आंसर बताएंगे किसके अंदर किलोवाट आवर में आपको आंसर बताना है। बताओ आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आ रहा है? चलिए, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वी आई टी डिवाइड बाय क्या होगा, 1000 × 3600। लेकिन ध्यान रखना, वो तब करना है जब हमें पहले डेटा देखना है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, वोट रेटिंग दे रखी है। चलिए, तो हमें रेटिंग दे रखी है, तो पहले अगर आपको एनर्जी निकालना है तो पहले तो पावर निकालो। तो पावर हमें 80 दे रखा है, 5 बल्ब दे रखे हैं तो 5 से और मल्टीप्लाई कर लो। पूरे दिन भर में कितने आवर्स के लिए, 8 आवर के लिए ऑन है। तो ये ध्यान रखना, पर डे की निकाल रहा हूं, ये पर डे का मैंने आंसर निकाला है। पर डे एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, तो एक दिन की जो एनर्जी होगी हमारे पास में वो इतनी होगी। बट किलो में कन्वर्ट करना है तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि 3600 क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आवर के अंदर है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 40 × 80 कितना आएगा, 3200। तो डिवाइड बाय हमारे पास में 1000 करोगे तो 3.2 किलोवाट आवर आ रहा होगा। तो यहां से अगर हम बात करें वीकली, अगर मुझे निकालना है वीकली, तो क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक वीक में 7 डेज होते हैं। 3.2, तो यहां से कितना आएगा, 22.4 किलोवाट आवर। ये आंसर आया है। अगर 22.4 किलोवाट आवर आपका आंसर आया है तो करेक्ट आंसर है। चलिए, वेरी गुड। 22.4, अगर वो मंथली पूछ ले तो आप मंथली के लिए 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देना। बट अगर वो इन जनवरी मंथ पूछ ले तो फिर जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लेना ना। इन जनरली किसी मंथ के बारे में मेंशन ना करें तो आप 30 से मल्टीप्लाई करना। अगर वो स्पेशली पर्टिकुलर मंथ मेंशन कर दे तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
तो ये हमारे पास में, ये है हमारे पास एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा किसके बारे में, ध्यान रखिएगा, यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि यूनिट और डायमेंशंस। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो मास, तो मास की डायमेंशन क्या होती है, तो वो m1 ही होती है मास। अगर मैं बात करूं दूसरा लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, मीटर होती है ना, तो उसको हम L1 लिखते हैं। नेक्स्ट टाइम की डायमेंशन क्या होती है, तो टाइम की डायमेंशन जो है t होती है, तो उसको हम T1 लिखते हैं ना। मास लेंथ टाइम की फॉर्म में हमें लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला है ना। तो यहां पर अगर हम फोर्थ बात करें कि वो लिख दे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड के अंदर हमारे पास में होता है। तो यहां पर क्या होगा, मीटर पर सेकंड के अंदर हमारे पास में होगा। तो मीटर पर सेकंड में हम कैसे लिखेंगे, तो समझिएगा, मास की यूनिट होती है केजी, इसकी यूनिट होती है मीटर, और इसकी यूनिट होती है सेकंड। बट इसको डायमेंशन फॉर्मूला की फॉर्म में हम ऐसा लिखेंगे, ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला में क्या करोगे, मीटर मतलब क्या हो गया, लेंथ, डिवाइड बाय सेकंड मतलब टाइम, सेकंड का मतलब टाइम। तो आप L डिवाइड बाय टी करोगे, टी को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा L1 इंटू टी माइनस वन, क्योंकि नीचे वाला जो टी है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो L1 T-1 जो है वो हमारा आंसर रहेगा किसका, वेलोसिटी का। नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ बात करूं एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर तो L1, नीचे टी का स्क्वायर होगा, ऊपर आएगा तो T-2 कर देंगे हम, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद में सिक्स आपसे पूछेगा किसके बारे में, फोर्स के बारे में। फोर्स का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन तो यूनिट होती है इसकी, बट मास कितना है हमारे पास में, m1 है, और एक्सेलरेशन ये है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, m1 इंटू L1 इंटू T-2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में फोर्स की यूनिट हो जाएगी। सिक्स अगर हम बात करें, सेवंथ अगर हम बात करें, तो वर्क का क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास में, वर्क या फिर एनर्जी। वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क होता है हमारे पास में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस। तो यहां पर m1 हो जाएगा, फोर्स में एक डिस्टेंस और आ जाएगी, तो यहां से L2 और T-2 हो जाएगा हमारे पास में। फोर्स को एक और डिस्टेंस आ जाएगी d, तो एक L1 ऑलरेडी है, एक L2 हो जाएगा हमारे पास में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वर्क की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, नेक्स्ट, इसके बाद में आएगा हमारे पास में पोटेंशियल। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हमारे पास में क्या होता है, पोटेंशियल अभी मैंने आपको लिखा है वर्क डिवाइड बाय चार्ज होता है। और वर्क की यूनिट अभी मैंने आपको बताई है ना, वर्क की यूनिट जो है मैंने अभी आपको बताई है, वर्क डिवाइड बाय चार्ज कर लो। तो वर्क की यूनिट मैंने अभी आपको बताई कि m1 इंटू L2 इंटू T-2 डिवाइड बाय चार्ज क्या होता है, I इंटू टी होता है ना, Q बराबर IT होता है, T मतलब टाइम, ऊपर ले जाओ I को, ऊपर ले जाओ, तो आंसर आ जाएगा फाइनली m1 इंटू L2 इंटू T-3 इंटू I-1। तो ये हो जाएगा हमारे पास है पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल नहीं पूछेगा तो नाइन्थ आपसे पूछ लेगा, बताओ रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस की यूनिट बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, ये भी अपन पढ़ेंगे कुलॉम्स लॉ से, वैसे इतना सभी को पता होगा, R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। तो ये पोटेंशियल का है, डिवाइड बाय एक करंट और कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ, m1 इंटू L2 इंटू T-3 इंटू I-2। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में, ध्यान रखना, कंडक्टेंस G के बारे में, जो कि 1/r होता है। इसको उल्टा कर दो, m-1 L-2 T3 एंड I2 हो जाएगा। कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा, इसको इन्वर्स कर दिया मैंने, जो प्लस की पावर थी माइनस में हो गई, माइनस था वो प्लस में हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 11th के अंदर, तो वो बोल देगा रजिस्टिविटी के बारे में बताओ। रजिस्टिविटी के बारे में बताओ, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रजिस्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन होता है रो।
वो होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो ओम हमारे पास में क्या है, रेजिस्टेंस है, इंटू मीटर और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा M1 और L2 की जगह L3 हो जाएगा, T-3 I-2 हो जाएगा हमारे पास में। अगर ये नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा कंडक्टिविटी के बारे में बताओ, कंडक्टिविटी के बारे में बताओ। सिग्मा जो है वो 1 अपॉन रजिस्टिविटी होता है। इसका इन्वर्स कर लो, M-1 L-3 इंटू T3, T-3 मतलब T3 उल्टा हो जाएगा एंड I2 हो जाएगा हमारे पास में। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, किसके अंदर ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला। अगर कंडक्टिविटी नहीं पूछेगा तो आपको पूछ लेगा, ध्यान रखना, इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछ लेगा। किसका पूछेगा, ध्यान रखना, इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछ लेगा। कितने हो गए, अभी तक हमने लिख दिया 12, 7, 12 हो गया, 13 आप यहां लिख दो। इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछ लेगा। इंडक्टेंस का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो सर आप बोलोगे इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है सर, एनर्जी इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर होता है ना। तो इंडक्टेंस का निकालना, एनर्जी में करंट का डिवाइड कर लूंगा मैं। तो यहां से एनर्जी में अगर इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकालें इंडक्टेंस का फॉर्मूला, तो इंडक्टेंस मतलब एनर्जी में आई स्क्वायर का डिवाइड कर लो। एनर्जी अभी लिखा है मैंने, वर्क और एनर्जी सेम होता है, तो ये फॉर्मूला है। तो M1 इंटू L2 इंटू हमारे पास में कितना हो जाएगा, T-2, ये तो हो गया एनर्जी का फॉर्मूला, और I-2 ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा इंडक्टेंस का फॉर्मूला, है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, किसका ध्यान रखना, इंडक्टेंस का फॉर्मूला। आई की जगह वो एग्जाम में ए भी लिख सकता है, एम्पियर यूनिट होती है ना, तो ए भी लिख सकता है, या वो करंट को आई से भी लिख सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, इंडक्टेंस का हो गया, अब हम बात कर रहा हूँ कैपेसिटेंस का। इंडक्टेंस के बाद में आप 14 में लिख दीजिए परमिटिविटी, परमिटिविटी। चलिए परमिटिविटी का फॉर्मूला आप बताएंगे मुझे, परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है आप बताएंगे। ध्यान रखना, स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के पेपर में, एक न एक क्वेश्चन आपको डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा आपको, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा। जल्दी से बताओ, आपके लिए 2 मिनट दे रहा हूं मैं, इसको निकाल के बताओ जल्दी से। चलिए आंसर आया। अच्छा ये बताओ, तो समझ में आ रहा है कैसे अपन निकाल रहे हैं सब कुछ चीजें,
एक बार ये तो बता दो क्लियरली कि सर समझ में आ रहा है। एक बस रिवीजन करेंगे एक बार, एक आध बार, मतलब इसमें कुछ नहीं है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये बेसिक से फॉर्मूले पता है ना, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ जा रहा है? एक बार जल्दी से बताओ। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं आपको इतना बोल देता हूँ कि अगर आपने इस कंटेंट को फॉलो कर लिया और अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपनी सीट, एक सीट आपकी पक्की है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इधर उधर नहीं भटकना है। जो चीजें मैं क्वेश्चन भी आपको यहीं पर कराऊंगा, है ना, क्वेश्चन भी मैं आपको यहीं पर कराऊंगा। और लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी जस्ट बेस लॉन्च हुआ है, मुझे पता है आपने थ्योरी पढ़ी नहीं होगी। बिना थ्योरी पढ़े मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा तो फिर आपको सिचुएशन आएगा, क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहे। तो इसीलिए पहले एक बार कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आप अगर ये वैसे भी चीजें आती होगी ना, तो क्वेश्चन अपने आप ही वैसे भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन भी मैं आपको इसी में कराऊंगा आपको, है ना। तो आप साथ में एक और चीज ये करते रहिएगा कि जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल अभी हमारा चल रहा है और शाम को हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा 8 o'clock के लगभग, है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा। दो सब्जेक्ट ये लाइव चल रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो पैरेलल में आप रिकॉर्डेड फॉर्म से मशीन जरूर पढ़ते रहिएगा या पावर सम जरूर पढ़ते रहिएगा। ताकि क्या होगा आपके पास में कि 3-4 सब्जेक्ट एक पैरेलल में चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आप कवर कर पाएंगे, है ना। बाकी दो सब्जेक्ट शाम को आपका 6 बजे भी क्लास चलेगी, ध्यान रखना। जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी क्लास आपकी चलेगी। तो लाइव भी रहेगा, दोनों ही सेक्शन में आपके पास में क्लासें होगी। चलिए, तो अगर हम बात करें यूनिट एंड डायमेंशन में, हम किसकी बात कर रहे थे? परमिटिविटी। देखो परमिटिविटी कुछ नहीं है। आपको परमिटिविटी की सिर्फ यूनिट पता होती ना, तो आप आंसर बता देते हैं, हेनरी पर मीटर। हेनरी क्या होता है? इंडक्टेंस। ठीक है। तो इंडक्टेंस में लेंथ का डिवाइड कर लो, बस हो गया, और कुछ नहीं है। इंडक्टेंस क्या है बताओ? ये है इंडक्टेंस, इसमें लेंथ का डिवाइड कर लो। तो आपके पास में क्या है? M1 × L2 और T-2 I-2, T-2 I-2 डिवाइड बाय L1, आप कैंसिल कर देना। तो ये आ जाएगा M1 × L1 × T-2 × I-2। तो ये होगा हमारे पास में परमिटिविटी का फॉर्मूला। ये क्या होगा? ध्यान रखिएगा, परमिटिविटी हो जाएगा। अगर वो ये नहीं पूछेगा तो 15 में पूछ लेगा, बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो आपको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। या फिर आप, बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान रखना। आप इससे भी निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइड बाय D से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एप्सिलॉन, परमिटिविटी नहीं, परमिबिलिटी करो, सो इसको चेंज करो, परमिटिविटी का अब निकालेंगे अपन। परमेबिलिटी है ना, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी करो, है ना। परमिटिविटी तो यहां पर आएगा, ये म्यू है, परमेबिलिटी बोलते हैं, परमिटिविटी नहीं होता है ना। चलिए, अगर हम बात करें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है हाफ CV स्क्वायर। आप इससे भी कर सकते हो। कोई बोलेगा सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, Q बराबर CV से करूंगा मैं, कि सर C का निकालना है तो Q में V का डिवाइड कर लूंगा मैं। कैसे भी कर सकते हो ना, जैसा आपको अच्छा लगे। जो Q में V का डिवाइड, Q मतलब क्या होता है? I × T, और डिवाइड बाय वोल्टेज तो मैंने अभी आपको लिखवाया है यहाँ पर, देखो ये रहा पोटेंशियल। M1 L2 T-3 M1 L2 T-3 I-1। आप इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा M-1 L-2 T-4 I-2। तो ये हमारे पास में हो जाएगा कैपेसिटेंस का क्या होगा? फॉर्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता लग गया तो अब आप परमिटिविटी का बता सकते हो। 16 परमिटिविटी, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन होता है और इसकी यूनिट होती है फेरेड पर मीटर। मतलब कैपेसिटेंस में मीटर का डिवाइड कर लो। तो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ना, M-1 L-2 T-4, M-1 L-2 T-4 I-2 और डिवाइड बाय L1 और हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा M-1 L-3 T-4 I-2। तो ये हमारे पास में हो जाएगा, किसका ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में परमिटिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो ये परमिटिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा 17 और कोई बचा है? आप इसको लिख दीजिए। हम्म, और आपके पास में क्या बचा हुआ है?
चलो इसका बता दो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे इतना डीप में नहीं जाएगा, वो यहीं तक रहता है एग्जाम में, बट फिर भी लिखा दे रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना, NI डिवाइड N, इसका फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं मैं आपको, H इज इक्वल टू N इंटू आई डिवाइड बाय L होता है ना। तो देखो N नंबर ऑफ टर्न होता है, टर्न की कोई यूनिट नहीं होती है। अगर बात करें करंट की यूनिट क्या होती है, आई, और लेंथ की यूनिट मीटर होगी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L1 इंटू I1, L-1 इंटू क्या होगा, I1। ये होगा हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो यहां से B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एच हमारे पास में होगा। तो म्यू का फॉर्मूला तो अभी हमने लिखा है इधर से, ये है म्यू का फॉर्मूला, और एच से मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, म्यू का फॉर्मूला था M1 L1 T-2 I-2, L1 T-2 I-2, और यहां से इसको आप मल्टीप्लाई कर लो L-1 और I1 से, तो ये कितना आ जाएगा, M1 L0 हो जाएगा, L0 हो जाएगा -1 + 1, I को यहां पर लिख दो, तो ये हो जाएगा L0 T-2 एंड I-1। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास में ना। तो ये ऐसा भी पूछ सकता है, लेकिन इतना डीप में नहीं जाएगा, आपको यहीं तक रखना है ना, परमिटिविटी तक आपको पूछ सकता है, वो आपको याद रखना है। तो याद रहेंगे ये सारे डायमेंशन फॉर्मूला, ये सारे डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रहेंगे। तो एक बार लिखो जल्दी से, इसको डन करो, फिर हम आगे बात करते हैं। हेलो, चलिए, I-3 होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। I-3 क्यों होगा, आई तो ऊपर प्लस का है ना, देखो इधर, ये आई 2 पावर माइनस की है, और ये आई तो प्लस का है ना, आई 2 पावर माइनस की और ये प्लस का है, तो पावर एक ही तो बचेगी, -1, एक ही पावर बचेगा, देखो एक बार, ये प्लस का है ना, ये प्लस का है, और ये माइनस का है, तो एक माइनस की पावर बचेगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगर फ्लक्स पूछ ले तो बी डॉट एरिया कर देना है ना, फ्लक्स पूछ ले तो बी डॉट ए कर देना, बट उतना नहीं जाएगा। तो यहां तक हमारे पास में डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हमारे पास में क्या है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा, नेक्स्ट होगा ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्या होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में, ओम ने बोला था कि अगर हमारे पास में कोई भी एक कंडक्टर है, और अगर आप इस कंडक्टर को क्या करोगे, यहां से अगर आप सप्लाई दोगे, V वोल्टेज की अगर आप सप्लाई दे रहे हो, तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, और ये जो हमारे पास में है वोल्टेज है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। लेकिन ध्यान रखना, ओम्स लॉ जो है वैलिड किसके लिए होता है, ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, है ना। टेम्परेचर अगर वेरी हो रहा है, तो आपका ओम्स लॉ जो है वो आपका इनवैलिड हो जाता है ना। ओम्स लॉ ओनली वैलिड होता है 4 कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ना, या 8 कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, तो लिखना है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
according to Ohm's law, when the supply is given, when the supply is given, when the supply is given to conductor, the current will flow, the current will flow, current will flow, current will flow. This current is, this current is directly proportional to, directly proportional to, directly proportional to voltage, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यहां पर क्या होगा, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आई होगा, लेकिन ध्यान रखना कहां पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बोलना जरूरी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हम बात कर रहे हैं सब कुछ ये। तो जब आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहां पर आ जाएगा रेजिस्टेंस, और यहीं से अपन लिखते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर हमारे पास में क्या है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर करंट के फ्लो होने का अपोज करती है। तो यहां पर ये जो आर है ना, ये आर हमारे पास में क्या है, ध्यान रखिएगा, आर हमारे पास में है रेजिस्टेंस, आर हमारे पास में क्या है, रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस से। तो लिख देना रेजिस्टेंस होता क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which oppose, which oppose the flow of current, which oppose the flow of current, which oppose the flow of current। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर करंट के फ्लो होने का क्या करेगी, अपोज हमारे पास में करेगी। तो यहां से रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, V डिवाइड बाय I तो लिखते ही हैं। और कौन से साइंटिस्ट ने बताया, ओम ने बताया, इसीलिए इसकी यूनिट जो है वो ओम ही होती है, ओम ऐसा सिंबल हम बनाते हैं। बट रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, रो इंटू एल बाई ए। रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, जहां रो हमारी क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी होती है, जिसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। और यहां पर ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ए यहां पर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारे पास में होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या डायमीटर की फॉर्म में लिखेंगे तो पाई बाई 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ डी क्या है, डायमीटर है, यहाँ पर डी क्या है, डायमीटर है। एल हमारे पास में क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारे पास में है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार एग्जामिनर आपको रजिस्टिविटी दे देगा, लेंथ दे देगा, एरिया आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। लेकिन ये सारी जो बात होगी ना, वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारे पास में बात होगी, है ना। तो एक बार ये लिखो जल्दी से और डन करो, फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट।
चलिए, कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो सीरीज अगर हम बात करें कि बहुत सारे रेजिस्टेंस हमारे पास में कहां पर कनेक्टेड हैं, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन की अगर हम बात करें, अगर मैं मान लो ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, एंड सो ऑन, ऐसे एन रेजिस्टेंस अगर हमारे पास में सीरीज में कनेक्टेड हैं, अगर मान लो ऐसे एन रेजिस्टेंस अगर हमारे पास में सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये हमारे पास में क्या होगा, वी वोल्टेज होगा। ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, एंड सो ऑन, ये रेजिस्टेंस Rn है। तो यहां से आपसे पूछ लिया जाएगा, बताओ इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा या करंट कितना होगा। तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, तो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सिंपली क्या करना है, आपको सभी का समेशन कर देना है, एंड सो ऑन, सभी का समेशन आपको कर देना है। और करंट अगर आपको निकालना है तो करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट कर देना। तो ये सिंपली सीरीज कनेक्शन के बारे में फॉर्मूला। इतना आप नॉर्मली हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में कहाँ पढ़ते हैं, कॉलेज के अंदर भी पढ़ते ही हैं। बट हाँ, आपको एग्जामिनर कोई जरूरी नहीं कि करंट पूछे, वो आपको यहाँ पर वोल्टेज पूछ लेगा, बताओ V1 क्या होगा या V2 क्या होगा। उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर, है ना। तो यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो आप यहाँ का रेजिस्टेंस लोगे, डिवाइड में सभी के रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देना, इनटू वी मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइडर, हम किसकी बात कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिवाइडर रूल की हम बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिवाइडर रूल, पोटेंशियल डिवाइडर रूल, कल ध्यान रखना, कल इन सभी के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। कल पूरा इसको रिवाइज करके आना है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में थ्योरी बहुत कम होती है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको आना चाहिए, क्वेश्चन के तरीके आपको पता होने चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपके जो वेस्ट बंगाल के जितने भी पेपर हैं, चाहे पीएससी का पेपर हो, चाहे आपके पास में डीसीएल का हो, टीसीएल का हो, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियसली यहाँ पर भी आए हुए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से, जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो भी कल मैं डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो रिवीजन करके आइएगा इन सभी का। पोटेंशियल डिवाइडर में अगर मैं बात करूं तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट कर देना, और इनटू V वोल्टेज मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, R1 में पूरे R इक्विवेलेंट का डिवाइड करके इनटू सप्लाई का वोल्टेज V कर देना। अगर मान लो V2 निकालना है तो क्या करोगे, रेजिस्टेंस R2 में R इक्विवेलेंट का डिवाइड कर दोगे, इनटू V कर देना। ऐसे ही एंड सो ऑन हमारे पास में चलता रहेगा। अगर आपको Vn निकालना है वोल्टेज, तो Rn रेजिस्टेंस लिख देना, डिवाइड में R इक्विवेलेंट कर देना, इनटू V कर देना, तो ये आपका Vn वोल्टेज आ जाएगा। ये क्या होगा, आपका Vn वोल्टेज आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप पोटेंशियल डिवाइडर रूल को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूं, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन की अगर हम बात करें, पैरेलल कनेक्शन, ये चीज ध्यान रखिएगा, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है ना। यहां पर ध्यान रखना, सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है। कभी ये भी पूछ लेता है कभी कभार। नेक्स्ट, पैरेलल में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है, एंड सोन एन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, एन रेजिस्टेंस कहां पर कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। एन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, आपसे बोल दिया जाए कि बताओ यहां से V वोल्टेज हम सप्लाई दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये Rn हमारे पास में है, यहां पर करंट I1 है, यहां पर करंट I2 है, और ये करंट In है। तो पैरेलल में पहला तो वोल्टेज सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, वोल्टेज हमारे पास में क्या होगा, सेम हमारे पास में होगा। नेक्स्ट, वन अपॉन इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, वन अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2 प्लस एंड सोन वन अपॉन Rn हमारे पास में होता है। तो ये क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमारे पास में आएगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर दो रेजिस्टेंस ही हो, ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं फोर टू रजिस्टर के लिए बात कर रहा हूं, ओनली दो रेजिस्टेंस के लिए।
फॉर टू रेजिस्टेंस के लिए। अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पास में होना तो क्या करना है, ध्यान रखना, उसके लिए आपको उतना नहीं करना है, आपको उन दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है R1 इंटू R2 अपॉन दोनों का समेशन कर देना है R1 प्लस R2। कहां से आया, वो यहां से आया। देखो कैसे, एलसीएम ले लो, यहाँ क्या है, वन अपॉन R1 प्लस 1/R2। तो देखो कैसे आया, समझिएगा। तो यहां पर क्या करोगे, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो R2 और R1 ऊपर चला जाएगा, फिर उसको उल्टा कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे ना, तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होंगे तो आप इस तरीके से क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर देना। अब आपके पास में क्या होगा, अगर मान लो यहां पर करंट पूछ ले, कभी भी इस ब्रांच में करंट पूछ ले तो क्या करोगे, V/R1, ये तो साफ ही दिख रहा है। यहाँ करंट पूछते तो V/R2 आप कर देना, क्योंकि वोल्टेज सेम है सभी में, तो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दोगे तो करंट हमारे पास में आ जाएगा। तो करंट तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बट हाँ, यहां पर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किसके बारे में, करंट डिवाइडर रूल के बारे में, करंट डिवाइडर रूल के बारे में। एक मिनट, हेडिंग लिखिएगा। हेलो। चलिए, तो समझिएगा, करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो करंट डिवाइडर रूल में क्या होगा,
जैसे मानकर चलिए कि ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और यहां पर करंट हमारे पास में क्या है, ये आई हमारे पास में है, यहां पर रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, यहां से करंट I1 होगा और इसमें करंट कितना होगा, I2 होगा। अगर ध्यान रखिएगा करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको करंट यहां पर फाइंड आउट करना है ना, तो रेजिस्टेंस अपोजिट ब्रांच का लेंगे। मतलब अगर आपको I1 फाइंड आउट करना है तो आप रेजिस्टेंस यहां का लोगे R2, और डिवाइड में R1 प्लस R2 कर दोगे, दोनों रेजिस्टेंस इनटू I कर लेना, जो टोटल करंट आ रहा है। अगर आपको यहां करंट निकालना है I2, तो यहां पर आप क्या लोगे, रेजिस्टेंस R1 को आप ऊपर लोगे और R1 प्लस R2 इंटू क्या करोगे, आप I करोगे। तो ये हमारे पास में आएगा करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ना। चलिए, तो आज मैं आपको भी इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारा रिवीजन करके कल आइएगा। कल मैं आपको आपके एग्जाम के क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वो सब भी हम क्या करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको कलर कोडिंग वाला जो है चीजें हैं वो पढ़ाऊंगा, बल्ब के सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।